यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एग्रीकल्चर फिजिक्स में न्यूटन के गति विषयक नियम से संबंधित चैप्टर को हम देख रहे हैं, जिसमें आज हमारा न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम टॉपिक है, जिसको हम क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो मित्रों, इस नियम को अगर स्टेटमेंट के रूप में देखा जाए तो हम देखते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। इसमें क्रिया का संबंध बल से है और प्रतिक्रिया का संबंध बल। क्रिया का संबंध यहाँ पर हम बल न करके आरोपित बल कहते हैं। आरोपित बल से है और प्रतिक्रिया का संबंध आरोपित बल के विरुद्ध बल से है। यानी अगर हम क्रिया की जगह पर आरोपित बल रख दें और प्रतिक्रिया बल की जगह आरोपित बल के विरुद्ध बल रख दें, तो हमारा स्टेटमेंट बन के आता है कि प्रत्येक आरोपित बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में आरोपित बल के विरुद्ध बल लगता है। ये हमारा स्टेटमेंट का मतलब हो कि प्रत्येक आरोपित बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में आरोपित बल के विरुद्ध बल लगता है। ये क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल से संबंधित नियम है, या कह लें न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम। जैसे अगर ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, एक पिंड यहाँ पर रखा हुआ है, इस पर अगर हम एक बल इस दिशा में लगाते हैं F, तो इसी बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में ये ऑब्जेक्ट भी इस विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो ये बल है आरोपित बल और ये बल है आरोपित बल के बराबर विपरीत बल। यानी अगर इस पिंड पर हम एक बल इधर की तरफ आरोपित करते हैं, लगाते हैं, तो ये पिंड भी हमारी तरफ विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु पर लगने वाला बल एकांकी नहीं होता है। यदि एक वस्तु पर दूसरी वस्तु बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है और लगाया गया बल उतना ही होता है, लेकिन दिशा उसकी क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे यदि हम इस बोर्ड को बल लगा करके पुश करते हैं तो ये बोर्ड भी हमारे हाथ पर इधर की तरफ उसी क्षण बल लगाता है।
जिस क्षण हम उस पर बल लगाते हैं, और उतना ही बल लगाता है जितना हम लगाते हैं। लेकिन इसके द्वारा लगाया गया बल हमारे द्वारा लगाए गए बल की दिशा के क्या होता है, विपरीत होता है। हम इसको पुश करते हैं तो ये भी हमको अपोजिट दिशा में क्या करता है, पुश करता है। यही क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल नहीं लगाई जाती है, बल्कि दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर उसी क्षण और उतना ही बल लगाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल विपरीत दिशा में लगाती है। जैसे वस्तु A है और दूसरी वस्तु B है। वस्तु A B पर जो बल लगा रही है वो FAB है, यानी फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B, FAB। तो फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन A भी होगा। यदि A B पर बल लगा रहा है तो B भी A पर बल लगाएगा, लेकिन अंतर क्या होगा कि जिस दिशा में ये लगाएगा उसके विपरीत दिशा में ये लगाएगा। तो माइनस चिन्ह लगा करके हम इसको लिख सकते हैं कि F force applied by A on B is equal to the force applied by B on A but in negative direction। तो यहाँ पर क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल के संदर्भ में न्यूटन ने अपना गति विषयक तृतीय नियम दिया। उन्होंने बताया कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। यही क्या है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम, और यही है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अब इस नियम से संबंधित तमाम व्यवहारिक उदाहरण हैं। जैसे अगर हम चलने के लिए क्या करते हैं कि पृथ्वी को अपने पैर से पीछे की तरफ पुश करते हैं, उसी क्षण पृथ्वी हमारे पैर को आगे की तरफ पुश करती है। चूंकि पृथ्वी हमसे करोड़ों गुना भारी है, तो पृथ्वी तो पीछे की तरफ पुश नहीं हो पाती है। पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल के द्वारा हम आगे की तरफ पुश हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर दोबारा हम पृथ्वी को पुश करते हैं और पृथ्वी हमको पुश करती है। पृथ्वी को हम पुश नहीं कर पाते, लेकिन पृथ्वी हमको पुश करके आगे बढ़ा देती है। तो इस तरह से हर कदम में जब हम चलते हैं तो हर कदम में पृथ्वी को क्या करते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं और पृथ्वी हमको आगे की तरफ पुश कर देती है। हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरा, घोड़ा गाड़ी। घोड़े के द्वारा गाड़ी को खींचने के लिए पृथ्वी को पीछे की तरफ पुश किया जाता है और पृथ्वी घोड़े को आगे की तरफ पुश कर देती है और घोड़े से बंधी हुई गाड़ी आगे की तरफ घोड़े के साथ निकल लेती है। तो ये प्रक्रिया न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम अथवा क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित नियम से संबंधित है। दीवार को हम पुश करते हैं, दीवार हमको पुश करती है, न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम। अगर हम किसी कुएं से पानी को निकालने के लिए रस्सी से पानी को खींच रहे होते हैं तो हम रस्सी को खींचते हैं और रस्सी हमको खींचती है। एकाएक रस्सी टूट जाती है तो हम तो खींचते हैं लेकिन रस्सी हमको नहीं खींचती। तो हमारे खिंचाव, अपने ही खिंचाव कारण हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम। जेट वायुयान में जो ईंधन होता है, ईंधन तेजी से नीचे की तरफ जाता है और जितना वेग से ये नीचे की तरफ जाता है उतना ही वेग से ये जेट वायुयान को ऊपर की तरफ पुश करता है। या कद जितना बल से ये नीचे की तरफ बढ़ता है उतना ही बल से ये जेट वायुयान को ऊपर की तरफ पुश करता है। तो जेट वायुयान आगे की तरफ बढ़ जाता है। न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम। तो न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम से संबंधित ढेर सारे उदाहरण है आपकी किताब में, उसको आप पढ़ेंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछेंगे। आगे हमारा अगला टॉपिक है संवेग, मोमेंटम। संवेग
मोमेंटम। संवेग। अब हम दो बॉडी लेते हैं। पहला स्थिति है कि दोनों का द्रव्यमान सेम सेम है, दोनों का द्रव्यमान सेम सेम है, बराबर है, और एक v1 वेग से गतिशील है और दूसरा v2 वेग से गतिशील है। अब दोनों को हमको रोकना है, दोनों के वेग को शून्य करना है। तो ऐसी स्थिति में जिसका वेग अधिक होगा उस पर बल हमको अधिक लगाना पड़ेगा, और जिसका वेग कम होगा उस पर हमको बल कम लगाना पड़ेगा। यानी इफ v1 इज ग्रेटर देन v2 then f1 is also greater than f2। यानी जिस वस्तु का वेग अधिक होगा उसको रोकने के लिए हमको अधिक बल लगाना पड़ेगा, और जिस वस्तु का वेग कम होगा उसको रोकने के लिए हमको कम बल लगाना पड़ेगा। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन, एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2 है, और दोनों सेम सेम वेग से गतिशील है, सेम वेग से गतिशील है। ऐसी स्थिति में इसको अगर रोकने के लिए F1 बल लग रहा हो और इसको रोकने के लिए F2 बल लग रहा हो, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसको रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसको रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। तो इफ m1 is greater than m2 then f1 is also greater than f2। यदि m1 का द्रव्यमान m2 से अधिक है तो इस वस्तु को रोकने के लिए जो आरोपित बल F1 होगा, इस वस्तु को रोकने के लिए आरोपित बल F2 से क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर हम बल को क्या देख रहे हैं, वस्तु को रोकने के लिए आरोपित बल दो बातों पर निर्भर करती है। नंबर एक, वस्तु का वेग, और नंबर दो, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि वस्तुएं गतिशील हैं, उनको रोक करके उसके वेग को शून्य कर रहे हैं, और उसको रोकने के लिए हम बल लगा रहे हैं। यहां पर भी वस्तुएं गतिशील हैं, उन पर बल आरोपित करके उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं या रोक रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया कि दोनों ही स्थिति में गति की अवस्था में वस्तु है, और उसको क्या कर रहे हैं, विराम अवस्था में कर रहे हैं, विराम अवस्था में कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विराम अवस्था में करने के लिए, या कह लें अवस्था में परिवर्तन के लिए, हमको आरोपित बल दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, जिस वस्तु का वेग ज्यादा होता है उस पर बल ज्यादा लगाना पड़ता है। नंबर दो, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है उस पर ज्यादा बल लगाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में लिखते हैं F is directly proportional to V and F is also directly proportional to M। यानी वेग ज्यादा है तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और द्रव्यमान ज्यादा है तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्या करने के लिए, इसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए। यदि गति की अवस्था में तो विराम अवस्था में लाने के लिए उस पर बल लगाएंगे, और वह लगाया गया बल अगर ज्यादा वेग है तो बल ज्यादा लगेगा, अगर ज्यादा द्रव्यमान है तो बल ज्यादा लगेगा। ऐसी स्थिति में F is directly proportional to M गुणे V। ये कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन, दोनों वस्तुएं विराम अवस्था में, दोनों वस्तुएं
विराम अवस्था में v इक्वल टू 0 और इसका भी v इक्वल टू 0। और इसको वेग ज्यादा देना है और इसके वेग कम देना। तो ऐसी स्थिति में जिसको वेग ज्यादा देना होगा उस पर बल ज्यादा लगाना पड़ेगा और जिसको वेग कम देना होगा उस पर बल कम लगाना पड़ेगा। यानी इस स्थिति में भी यदि वस्तु विराम अवस्था में है उसको गति की अवस्था में लाना है, एक को वेग ज्यादा देना है एक को वेग कम देना है, तो भी जिसको ज्यादा वेग देना है उस पर ज्यादा बल लगाना है और जिसको कम वेग देना है उसको उस पर कम बल लगाना है। तो इस स्थिति में भी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एंड इफ यदि दोनों को सेम वेग देना हो, v देना हो और दोनों के द्रव्यमान अलग अलग, v इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0, ये द्रव्यमान m1 है, इस पर बल लगा करके v वेग देना है, ये द्रव्यमान m2 है, इस पर बल लगा करके v वेग देना है। यानी दोनों को वेग समान देना है लेकिन दोनों के द्रव्यमान अलग अलग है। फिर वही निष्कर्ष निकलता है कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसको ज्यादा बल देना पड़ेगा और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसको कम बल देना पड़ेगा। फलस्वरूप हियर F इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो गति की अवस्था में विराम अवस्था में लाना है तो भी आरोपित बल वेग के अनुपाती यम के अनुपाती या कहें आरोपित बल m और v दोनों के गुणनफल के अनुपाती। और यहाँ पर पुनः दोबारा विराम अवस्था में और क्या करना है, गति की अवस्था देना है। विराम अवस्था है और क्या करना है, गति की अवस्था देना है, तो भी यह कंडीशन निकल गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु गति की अवस्था में है तो विराम अवस्था में लाना हो, या वस्तु विराम अवस्था में है तो गति की अवस्था में लाना हो, तो उस पर जो हम बल F लगाएंगे वो अनुक्रमानुपाती हो जाता है m के और F अनुक्रमानुपाती हो जाता है v के, यानी F अनुक्रमानुपाती होता है m इंटू v के। दिस फिजिकल क्वांटिटी m इंटू v इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम की परिभाषा क्या बन के आती है, यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर है तो इसी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, समवेग कहते हैं। तो क्या डिफिनीशन बन के आता है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए आरोपित बल F, आरोपित बल F वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग पर निर्भर करता है। इसी द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, समवेग कहते हैं। समवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m एवं उसका वेग v हो तो संवेग p से प्रदर्शित करते हैं इक्वल टू m इंटू v। और इस संवेग का मात्रक क्या होगा, यूनिट ऑफ p इक्वल टू द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गया,
यूनिट ऑफ दी संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और बीमी सूत्र किलोग्राम को m से लिखते हैं, मीटर पर सेकंड एल टी माइनस, ये बीमी सूत्र हो गया। तो इस तरह से हम संवेग को परिभाषित कर सकते हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए आरोपित बल F वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग पर निर्भर करता है। इसी द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो संवेग P क्या हो जाता है? m इंटू दी यूनिट, जैसा कि आपने देखा कि ग्राम मीटर पर सेकंड, और बीमी सूत्र देखा ml टी के पावर माइनस 1। ये हमारा हो गया संवेग। तो आज का हमारा टॉपिक न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, जिसे आप क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, वो हुआ, और छोटा सा टॉपिक संवेग हो। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों ही टॉपिक आपको समझ में आया होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके एग्रीकल्चर फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती है। तो आज बस इतना ही। आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक।